हेलो, कैसे हैं आप लोग? शानदार, बढ़िया। चलिए, बढ़िया शानदार रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज अपन को पढ़ाई करना है भाई, कुछ स्पेशल पढ़ने का। आज अपन ने क्या किया हुआ है, क्या फिनिश कर चुके हैं अपन डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपको तो पता है भाई, लिंक में मैं दे ही देता हूँ, आप लोग देखिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर अपन को अब एडजॉइंट और इन्वर्स शुरू करने का है, ठीक है ना? राइट, आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी और आप देखेंगे कि आप चीज़ें बहुत स्मूथली कर पा रहे हैं। चलिए, तो आज अपन थर्ड पार्ट कर रहे हैं, एडजॉइंट एंड इन्वर्स, ठीक है? देखिए, एडजॉइंट जब अपन कर रहे हैं तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए दो चीज़ें पता होना जरूरी है। एक है हमारा माइनर और एक हमको चाहिए क्या, कोफैक्टर, ठीक है? राइट, ये जो सेकंड वाला वीडियो है इसमें बहुत डिटेल में मैंने माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना सिखाया हुआ है। एक जनरल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, माइनर क्या होता है कि जैसे यदि अपन बात करते हैं, यदि ये जो वैल्यूज़ हैं, यदि हम एक पर्टिकुलर प्लेस की यदि हम बात करते हैं तो इस प्लेस के लिए यदि हमको माइनर फाइंड करने का होता है तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ देते हैं, जो रिमेन वैल्यू बचती है वो क्या कहलाता है, हमारा माइनर बनता है ना? ठीक है, ये सेकेंड वाला वीडियो देखिएगा, बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमेन वैल्यू क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन होती है, ये सेकेंड, ये 2 1 और ये क्या होता है, 8 2 2 की पोजीशन होती है। तो इसी तरीके से जो वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। और कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि कोफैक्टर के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे MIJ, ठीक है? राइट, तो यहाँ पर जब हम माइनर को विथ साइन लेकर चलते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोफैक्टर कहलाता है। कि जैसे यदि हम बात कर रहे हैं, देखिए M11 मैंने आपको बताया ना, देखिए सारी वैल्यूज सेम निकालते हैं, ठीक है? कि जिसके लिए हम निकाल रहे हैं उसके रिलेटेड रो कॉलम आप छोड़ दीजिए, जो भी बचता है वो क्या होता है, माइनर होता है। अब साइन कन्वेंशन की यदि हम बात करते हैं तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब जैसे C11 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 M11। तो देखिए -1 रेज़ टू पावर 2, M11 की वैल्यू कितनी आई, 4। तो आप देखिए यहाँ पे C11 कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे प्लस में 4 आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए, माइनर और कोफैक्टर के बेस पर ही हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है? राइट, आपको थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा। अपन एक काम करते हैं, अपन एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है? उससे आपको एडजॉइंट क्लियर होगा। जैसे यदि आपको दिया हुआ है, सपोज A = आपको दिया हुआ है 2 4 3 9, ओके? अब आपको इसमें ये क्या बोल रहा है, फाइंड एडजॉइंट, फाइंड ADJA, है ना? फाइंड एडजॉइंट A फाइंड करने को बोल रहा है। देखिए, एडजॉइंट फाइंड करने के पहले हमको माइनर निकालना होता है और कोफैक्टर निकालना होता है, ठीक है? चलिए, अब अपन इसके माइनर में निकालते हैं, कोफैक्टर में निकालते हैं। थोड़ा सा आपको रिव्यू हुआ होगा, है ना? ठीक है, याद आया होगा कि हाँ कैसे निकालने का है। चलिए, तो अब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन को क्या निकालने का है, हम निकालते हैं एडजॉइंट के लिए हमको निकालना होता है कोफैक्टर। क्या निकालना होता है, कोफैक्टर, ठीक है? चलिए, ये 1 1 की पोजीशन है, ये 1 2 की, ये 2 1 और 2 2 की पोजीशन, ये रो होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है? चलिए, हम निकाल रहे हैं C11। आपको पता है कोफैक्टर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। हम लगाने वाले हैं -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 M11, ठीक है? उसके बाद M11 की वैल्यू यदि हम माइनर कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया, जो भी रो होते, जो भी वैल्यू होती है उससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ दीजिए, जो भी रिमेन बचता है वो क्या होता है, माइनर होता है। -1 रेज़ टू पावर कितना आ गया, 2 आ गया। M11 की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास 9 आई। तो C11 कितना हो गया हमारे पास, +9, क्योंकि जब भी -1 की पावर इवन नंबर होता है तो ऑलवेज क्या आता है, प्लस आता है। इसके बाद C12 की बात कर लें हम, C12 बोले तो हम इस प्लेस के लिए बात कर रहे हैं, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 M12, ठीक है? देखिए, शुरू में आप करिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? राइट, क्योंकि बस सिर्फ साइन लेने का है आपको। इससे रिलेटेड आप रो और कॉलम छोड़ दिए, वैल्यू क्या बची, 3 आ गया। 3 -1 रेज़ टू पावर 3 कितना हुआ, -1 × 3। आप देखिए C12 कितना आ गया, -3। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ना? इसके बाद आप इस प्लेस के लिए बात कर रहे हो, 2 1 के लिए बात कर रहे हो, तो ये कितना हुआ, देखिए 2 1 बोले तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है? 2 1 के लिए मैं बात कर रहे हैं, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 M21।
ठीक है, -1 रेज़ टू पावर 3 M21 बोले तो इससे रिलेटेड रो कॉलम छोड़ा, कितना बचा 4 इंटू में कितना आ गया 4, कितना आया माइनस, इसकी पावर क्या माइनस है तो नेचुरली कितना होगा माइनस में ही आएगा आंसर, -1 इंटू 4। C21 कितना आ गया हमारे पास -4। देखिए आप C21 की वैल्यू भी निकाल ली हमने। इसके बाद हम बात कर रहे हैं C22 की। C22 कितना हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 2। अब आप समझ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे M22, अपन डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं अपन यहाँ पर। देखिए 2 + 2 कितना हो गया 4, पावर काय में है आपके इवन नंबर है, आंसर प्लस में आएगा। M22 की बात कर रहे हैं, मतलब इसके लिए बात कर रहे हैं, रो कॉलम छोड़ दिया, जो रिमेन वैल्यू बची कितना आ गया 2। देखिए डायरेक्ट आ गया, ये भी अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया कोफैक्टर, राइट। देखिए डायरेक्ट अपन ने कोफैक्टर निकाल लिया है ना। इसको भी अलग कर देते हैं क्योंकि आप समझ चुके हो, ठीक है। ये जो कोफैक्टर आ गए हैं, ये जो कोफैक्टर्स होते हैं, इन कोफैक्टर्स को आप यदि ट्रांसपोज में चेंज कर दें, किसमें, ट्रांसपोज में। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अपन ने पढ़ा हुआ था, मैट्रिक्स वाला पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें आप देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मींस जो रो होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। मींस जो हमारा एडजॉइंट होता है, जो हमारा एडजॉइंट होता है उसको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब इन जनरल आप देखिए हमारे पास यदि हम नॉर्मल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कैसा आता है A11, 12, 21 और 22, है ना। मींस यदि हमारे पास ये जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं, यदि हम रो को किसमें, कॉलम के फॉर्म में लिख दें, मतलब यदि हम ऐसा लिख देते हैं C11, C12, C21 और C22, बात समझ में आई ना भाई। मतलब नॉर्मल जो हमने निकाला हुआ था, जो हमारे पास ऐसा होता है ना C11, 12, 21, 22 ऐसे ही निकालते हैं ना हम। इसका यदि हमने ट्रांसपोज लिख लिया, इसका हमने क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज यदि हमने ले लिया तो इसका ट्रांसपोज तो यही होगा ना। देखिए रो को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। देखिए रो को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो इसका जो ट्रांसपोज होता है ना वही कहलाता है एडजॉइंट। मतलब कोफैक्टर्स निकालकर आप नॉर्मली वैल्यू को ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख दीजिए, जो भी वैल्यू फाइंड की है। C11 की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने 9, C12 की वैल्यू कितनी फाइंड की है देखिए -3, C21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 और C22 की वैल्यू कितनी आई है 2। दैट्स इट, ये आ गया हमारा एडजॉइंट, ये आ गया हमारा आंसर। दैट्स इट। देखिए आप कितना स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम माइनर और कोफैक्टर निकालना हम सीख चुके हैं, हमको पता है कैसे निकालते हैं। हमने नॉर्मली कोफैक्टर निकाला, जो माइनर होता है विथ साइन जो होता है वही कोफैक्टर कहलाता है। हमने कोफैक्टर्स निकाले, उसको हमने ट्रांसपोज के फॉर्म में अरेंज कर दिया, क्या बन गया एडजॉइंट। दैट्स इट, बस इतना ही है भाई, इतना ही है एडजॉइंट, और कुछ नहीं रखा है एडजॉइंट में, है ना। तो देखिए हमने सीख लिया एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो ये जो एडजॉइंट है 3/3 का भी वैसा ही निकालते हैं जैसे 2/2 का होता है, ठीक है। एक वैल्यू मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको पता है कि 3/3 में भी हम इसी तरीके से जो है कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर को निकाल के हमको सिर्फ ट्रांसपोज के फॉर्म में अरेंज करना है। फिर भी मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको 3/3 का बताता हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने का है, ठीक है। क्लियर, ओके देन आगे बढ़े, चलिए बढ़िया। देखिए यदि जो 3/3 का होता है ना, जो 3/3 का हमारा मैट्रिक्स होता है, उसमें यदि हमको निकालने का है एडजॉइंट, ठीक है। तो यदि हमको A दिया हुआ है, यदि हमको 1 0 3 0 2 1 1 0 3 दिया हुआ है, ठीक है, राइट। या फिर हम इसको ले लेते हैं 1 0 4। अब आप क्या करिए, आप निकालिए C11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है, राइट। देखिए आप एक काम करिएगा, अपने कन्वीनियंट के लिए अपना जब आप निकालिएगा ना तो इसी फॉर्म में ही निकालिएगा। जैसे जब आप एडजॉइंट लोगे ना तो आपको से एज इट इज कॉपी पेस्ट करने पड़ेगी वैल्यू, आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली वैल्यूज क्या होती हैं, हमेशा हम 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 निकालते हैं। जब आप वैल्यूज निकालो ना तो आप इसी तरीके से निकालो। देखिए एक वैल्यू मैं आपको निकाल के बताता हूँ, जैसे मैं C32 की वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। तो कैसे निकालते हैं हम, -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 M32
ऐसे ही निकालते हैं ना। देखिए -1 कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। अब यहाँ पर M32 बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3132, मतलब इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड रो छोड़ दीजिए, इससे रिलेटेड कॉलम छोड़ दीजिए, जो रिमेन वैल्यू बची उसको पता है हमेशा आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। कितना आया 1301, कितना आया 1301। ओके देन अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 की पावर कितनी है आपके पास, ऑड नंबर है, आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। अब नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करिए, 1 1 1, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आएगा, 0 × 3 कितना आ जाएगा 0, आंसर कितना आ गया -1। देख लीजिए जो C32 आया है वो कितना आया आपके पास, -1 आया है। इसी तरीके से सारी वैल्यूज आप निकाल लीजिए, है ना। जो भी आपके पास माइनर आएगा वो आप हमेशा किस फॉर्म में लिखिएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिएगा। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेकर आप इसको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे। तो जो एडजॉइंट है 3/3 का वो आप कैसे अरेंज करोगे, इस तरीके से C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। ओके ना, राइट, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई। ओके, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज, एक हिंट और दे रहा हूं, है ना, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं। क्या करिए कि यहां पर आप चीजों को डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो डायरेक्ट, आप क्या करिए कि यहां पर देख लीजिए कि ये नंबर, इन दोनों का सम इवन है या ऑड। आप देख लीजिए 1 + 1 इवन है ना, साइन का एक आएगा प्लस का, इधर क्या है ऑड माइनस, इधर क्या है इवन प्लस, इधर क्या आएगा ऑड माइनस, इधर इवन प्लस, इधर क्या है ऑड, साइन का एक आएगा माइनस का। यदि हम यहां पर बात करें, ये क्या है 3 + 4 इवन प्लस ऑड, देख लीजिए माइनस, है ना, ये इवन प्लस, दैट्स इट। और इसके बाद आप जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, जैसे C11 के लिए बात करते हो तो आप डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए, इसके लिए बात कर रहे हैं, रो कॉलम छोड़ दिए, रो में रिमेन जो वैल्यू बची 2104, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपके पास C11 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इसमें आप वैल्यूज लिख लीजिए कि भाई इसे, यदि आप इसके लिए बात कर रहे हो रो कॉलम छोड़ दो, जो रिमेन वैल्यूज बचेंगी 0 1 1 4 0 1 1 4, दैट्स इट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, जो आ रहा है उसको आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। क्या आ गया, क्या आ गया, एडजॉइंट, दैट्स इट। इतना ही है भैया, इतना ही है, यही होता है हमारा एडजॉइंट। क्लियर है, ओके देन चलिए, तो ये हमारा क्या पार्ट हो गया, एडजॉइंट वाला पार्ट हो गया, जो किससे रिलेटेड था, माइनर और कोफैक्टर से। ठीक है ना, माइनर निकालते बनता है, कोफैक्टर निकाला हमने, उसको हमने सिर्फ ट्रांसपोज के फॉर्म में अरेंज कर दिया, वो क्या कहलाया हमारा एडजॉइंट। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब इसके बाद जो सेकेंड हमारा पार्ट है वो क्या है हमारा, ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया ना, अलग कर दो ना, तो कर सकते हो आप लोग, इजी है ये चीज। तो सिर्फ हमको नॉर्मल कोफैक्टर निकालना है और उसको ट्रांसपोज के फॉर्म में क्या कर देने का है, अरेंज कर देने का है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है हमारा, वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं एडजॉइंट के बेस पर। किस बेस पर, एडजॉइंट के बेस पर अपन को इनवर्स निकालने का है। ठीक है, राइट। देखिए जब हम इनवर्स निकालते हैं ना, तो उसके पहले हमको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देखिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि ए इंटू बी यदि है और बी इंटू ए के इक्वल है, और यदि इनको सॉल्व करने के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, क्या बन जाए, यदि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद यदि वैल्यू का क्या आ जाए, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, राइट, ओके देन। तो एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हम यदि हमने सपोज a ले लिया 2 3 1 2 और b = आ गया हमारे पास, सपोज हमने लिया 2 - 3 - 1 एंड 2। ठीक है, अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें, यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है,
ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा कई बार यहाँ पे अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसमें लिखा रहता है एज अ इन्वर्टेबल, तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी दूसरा मैट्रिक्स यदि है तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तभी होगा जब a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होगा और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो ही वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं है। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना। देखिए मल्टीप्लिकेशन तो पता है मैट्रिक्स में आपने किया हुआ है ना, हम a इंटू बी कर रहे हैं, राइट। देखिए रो को आपको पता है कॉलम से मल्टीप्लाई करने का होता है, यू नो दैट। 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 1 जा कितना हो गया 3, इसके बाद हो गया 3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस 6, और 3 2 जा कितना हो गया +6। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए 2 1 जा कितना हो गया 2, पता है ना भाई, ऐसे ही करते हैं ना, ध्यान है ना। हाँ, तो 2 1 जा कितना हो गया -2, इसके बाद आपके पास 3 1 जा कितना हो गया -3, हाँ 3 1 जा कितना हो गया -3, और यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया +4। आप देख लीजिए a इंटू बी कितना आ गया हमारे पास, a इंटू बी आ गया 1 0 0 1, ओके देन a इंटू बी तो आ गया भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए भाई ये तो इसके इक्वल हो गया, हमने देख लिया। अब हम b इंटू ए भी करके देख लेते हैं। आपको पता है कि इन जनरल कभी भी मैट्रिक्स में a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है, यदि है तभी वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं भैया, बी इंटू ए भी करके देख लेते हैं हम। बी इंटू ए करते हैं, मतलब हम बी को पहले लिखेंगे, बी आपका जो हो जाएगा, चलिए इसको अपन लिख देते हैं ना। बी की वैल्यू हो गई 2 -3 -1 एंड 2, और ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2 3 1 2, ओके देन मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा कितना हो गया 4, आपको पता है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का है। 2 2 जा 4, बीच में आएगा प्लस माइनस -3, हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, हो गया 3 1 जा 3, और 2 2 जा कितना हो गया 4। आप देखिए 4 - 3 1 0 0 1, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए भाई b इंटू ए इंटू बी के तो इक्वल आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई। ये तो i के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, b इंटू ए भी किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, मतलब ये कंडीशन क्या है, फुलफिल है, मतलब ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। बात समझ में आई ना, ये क्या हुआ, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हुआ, इसीलिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। और इस कंडीशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब a इंटू बी इज इक्वल टू आई है और b इंटू ए इज इक्वल टू आई हमने प्रूफ कर दिया, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई जब हमने प्रूफ कर दिया, मतलब a जो है वो b का इनवर्स है, और जो b है वो a के इनवर्स के इक्वल है। मतलब हम a को b का, ये जो है ना a जो है b इनवर्स के इक्वल कहलाएगा और b a इनवर्स के इक्वल कहलाएगा। यही जो होता है ये कहलाता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब दोनों एक ही बातें होती हैं। इन जनरल यदि हमको एक दिया हुआ रहता है तो हम उसका इनवर्स निकालते हैं। तो इन्वर्टेबल यदि आपको चेक करने को बोलता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है, ओके देन क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और एक चीज़ और होती है, मैं आपको आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए जो ए इनवर्स होता है ना, इनवर्स मैट्रिक्स जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोला मैंने, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो होता है ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। ये अपन ने प्रॉपर्टी समझी इन्वर्टेबल की, मतलब इनवर्स की, कि क्या जो आपको यदि ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो किस तरीके से आप उसमें इन्वर्टेबल चेक कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, और कंपल्शन नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होना ही चाहिए। वो सिर्फ उस कंडीशन में इन्वर्टेबल होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब यदि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई करें या बी ए का मल्टीप्लाई करें, वो दोनों हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि प्रूफ हो गए
तो ही वो क्या होंगे, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होंगे। गॉट इट, बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए बढ़िया। तो ये एक, इसके बाद अपन अब नेक्स्ट जो अपन करने वाले हैं इसमें अपन ए इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए के फॉर्म से। जो ए इनवर्स या बी इनवर्स अपन को दिया हुआ है ना, तो अपन इस फॉर्मूले से एडजॉइंट के बेस पर अपन क्या निकालना सीखेंगे, ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा, एडजॉइंट सीखा, और साथ में हमने सीखा इन्वर्टेबल, है ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी सारी बातें, है ना, कि अपन क्या होता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अपन किस तरीके से अपन को लेकर चलना है चीज़ें। अपन अब इन्वर्स निकालेंगे जो, उसमें के साथ में अपन इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखेंगे। अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।